नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मुहर्रम का जुलूस जिसमें ताजिया निकलता है, मातम का जुलूस होता है, संयम, सादगी और शांति, ये तीनों होना चाहिए। लेकिन बिहार में जब जुलूस निकला तो ना संयम था, ना सादगी और शांति तो दूर दूर तक नहीं थी। यहां पर थी भयंकर गुंडागर्दी और पत्थरबाजी। कटिहार से लेकर अररिया तक जमकर बवाल हुआ। मोतिहारी में यादव और मुसलमान के बीच ऐसा संग्राम हुआ कि एक यादव लड़के की जान चली गई। और यहीं आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव के लिए धर्म संकट पैदा हो गया, क्योंकि बिहार चुनाव में उन्हें यादव और मुसलमान दोनों का वोट चाहिए। लेकिन चंपारण में यादव और मुसलमान के बीच ही तो ये रण हो गया। अब तेजस्वी यादव किसका पक्ष लेंगे, यादव का या मुसलमान का? क्योंकि यादव के पक्ष में बोलेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे और अगर नहीं बोलेंगे तो भी सवाल उठेंगे। मुहर्रम में घमासान, बिहार में यादव वर्सेस मुसलमान। दिन दहाड़े तलवार से हमला, यादव युवक की क्यों की हत्या। बिहार में मुहर्रम के मौके पर जगह जगह तनाव हुआ। शहर शहर, गांव गांव बवाल हुआ। कहीं मंदिर पर पथराव हुआ तो कहीं लाठियां चली। सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीर पूर्वी चंपारण से आई। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी की तस्वीर तेजस्वी यादव के लिए चुनाव में बहुत बड़ी टेंशन बन सकती है। मोतिहारी में चुनाव से ठीक पहले यहां यादव और मुसलमान के बीच खूनी घमासान हो गया है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच हुई झड़प में अजय यादव की तलवार से हमला कर हत्या कर दी गई। पूरा मामला 6 जुलाई की देर शाम का है। बताया जा रहा है कि कोठिया गांव में मुहर्रम के दिन जुलूस निकालने के दौरान किसी बात को लेकर दो समुदाय के बीच कहासुनी हुई, तो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों ने कथित तौर पर तलवार और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 22 साल के अजय यादव की गर्दन पर तलवार लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका मुजफ्फरपुर में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कोठिया गांव के दो समुदायों के बीच पहले से रंजिश चली आ रही थी। हिंदू पक्ष की तरफ से थाने में इसे लेकर आवेदन भी दिया गया था, लेकिन आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। इस लापरवाही पर अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर पहले से विवाद की जानकारी थी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। यह जो अजय यादव का जो हत्या हुआ है यह असहनीय है। हम मृतक के दरवाजे पर गए थे, एसपी साहब भी गए थे, डीएम साहब भी गए थे, डीआईजी साहब भी गए थे। बात हुआ है, जो भी हत्यारा है बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन भी गंभीर है, सरकार भी गंभीर है और इसको अरेस्टिंग करके स्पीडली ट्राई करके इसको जो है सो सजा दिलवाया जाएगा। चाहे अपराधी बिल में काहे नहीं हो, उसको खींच कर जो है सो अरेस्टिंग करके उसका सजा दिलवाया जाएगा। घटना के बाद कोठिया गांव और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश डाल रही है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से यादव और मुस्लिम आपस में भिड़े हैं, वो तेजस्वी यादव के MY इक्वेशन के लिए ठीक नहीं है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव चंपारण मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अपराध को लेकर वो नीतीश सरकार पर हमला जरूर बोल रहे हैं। आपको भी डर लगता होगा बिहार में रहने, है ना? नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं है। यही नीतीश जी के राज में ऐसा कौन सा वर्ग है, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, पिटाया है कि नहीं पिटाया है, मार खाया कि नहीं खाया, गोली मारा गया कि नहीं मारा गया। दरअसल बिहार में 17% मुस्लिम और 14% यादव वोट के सहारे ही तेजस्वी चुनाव में जीत का समीकरण बिठा रहे हैं। लेकिन पूर्वी चंपारण में हुए यादव लड़के की हत्या को लेकर यादव समाज में बेहद गुस्सा है, जिससे नुकसान तेजस्वी के MY इक्वेशन को हो सकता है। पूर्वी चंपारण में करीब 7% यादव हैं, जबकि 14% मुस्लिम हैं। यहाँ गैर यादव OBC 20%, EBC 10%, दलित और महादलित 14% हैं। इसके अलावा 8% भूमिहार, 7% राजपूत, 5% ब्राह्मण और 5% कायस्थ हैं। जिस इलाके में अजय यादव की हत्या हुई वो मोतिहारी के मेसी प्रखंड में आता है।
पूर्वी चंपारण में कुल 6 विधानसभा सीट हैं। 2020 में बीजेपी 4 सीट जीती थी, जबकि जेडीयू और आरजेडी को एक सीट मिली थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस हत्याकांड का नवंबर में होने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा? असर सिर्फ पूर्वी चंपारण की 6 सीटों तक ही रहेगा या पूरे बिहार में इसका साइड इफेक्ट दिखेगा? केवल मोतिहारी ही नहीं बल्कि बिहार के कई इलाकों में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले, खासतौर से उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव से पहले बिहार में अचानक शहर शहर हुड़दंग क्यों शुरू हो गया है? बिहार के अलावा देश भर में और कहां-कहां मुहर्रम के नाम पर उपद्रव मचाया गया? उज्जैन में पुलिस को क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा? सीकर में हुड़दंगियों के बीच सड़क पर कैसे तांडव हुआ, वो भी आपको दिखाते हैं। भागलपुर, कटिहार, समस्तीपुर, अररिया, उज्जैन, सीकर, चूरू, लखीमपुर, बिहार से मध्य प्रदेश तक, राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक मुहर्रम के जुलूस में क्यों हुआ घमासान? गांव-गांव, शहर-शहर क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हुए भाईजान? मुहर्रम पर माहौल बिगाड़ने की किसने की साजिश? दंगे वाला टूल किट क्या सोच समझकर हुआ एक्टिव? बिहार में इस साल चुनाव है, उससे पहले मुस्लिम बहुल इलाकों में भयंकर तनाव है। करीब 45% मुस्लिम आबादी वाले कटिहार में 10 मुहर्रम का जुलूस निकला, लेकिन निशाना बना नया टोला इलाके का महावीर मंदिर। मुहर्रम के जुलूस में शामिल उपद्रवियों ने प्राचीन महावीर मंदिर पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने रास्ते में पड़ने वाले घरों की खिड़कियों के शीशे और दरवाजों को लाठी और ईंट पत्थर से मारकर तोड़ दिया। जुलूस के साथ चल रहे पुलिसकर्मियों ने जब उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की तो उन पर भी अटैक किया गया। उपद्रवी पूरी तैयारी करके आए थे। हिंदू समुदाय जब बाहर निकल आया तो दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। काफी देर तक इसी तरह दोनों समुदाय एक दूसरे पर ईंट पत्थर की बारिश करते रहे। मुहर्रम के जुलूस में से निकले उपद्रवियों की संख्या काफी ज्यादा थी, इसीलिए हंगामा भी काफी देर तक हुआ। उपद्रवी तोड़फोड़ करते हुए आगे बढ़ते गए। एक जगह पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने कुछ न्यूसेंस किया है, उसका हम सभी लोग संज्ञान लिए और वहाँ पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जितने भी स्थानीय लोग हैं उनके साथ हम लोग बैठक किए और उनको भी आश्वस्त किए हैं कि जो भी घटना किसी भी जगह पे हुआ उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल पे लेकिन किसी भी तरह का कोई भी अनावश्यक हुजूम, भीड़ इत्यादि इकट्ठा नहीं करें। और अन्य सभी जगह पे भी जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार का न्यूसेंस कोई भी फैलाएगा, अफवाह फैलाएगा या अफवाह फैलाकर विभिन्न प्रकार के वीडियो को सर्कुलेट करने की कोशिश करेगा, उन सभी पे भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिहार में इस साल नवंबर को चुनाव है। कटिहार बेहद संवेदनशील इलाका है। यहाँ करीब 45% मुस्लिम आबादी है। इसकी सीमाएं दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती हैं। कांग्रेस के तारिक अनवर यहाँ से सांसद हैं। ऐसे में सवाल ये है कि चुनाव से ठीक पहले कटिहार का माहौल खराब करने के पीछे की मंशा क्या है? क्या सोची समझी साजिश के तहत कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मंदिर पर पथराव किया गया? कटिहार हमेशा से आपसी भाईचारगी के लिए प्रसिद्ध रहा है और हमने हमेशा एक दूसरे के पर्व में शामिल होकर उससे
कुछ सीखने का प्रयास किया है। मैं चाहूँगा कि अभी जो घटना कटिहार में हुई है वो दुखद है, अफसोसनाक है। मैं जिला प्रशासन से भी आशा करता हूँ कि वो इन तमाम मामलों को गहराई से देखेंगे और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो इसका ध्यान रखेंगे। नया टला चौक पर ताजिए का जुलूस जा रहा था और उसमें से असामाजिक तत्वों ने अचानक निर्दोष और जो दर्शक के रूप में मोहल्ले के लोग खड़े थे उन पर बिना कारण हमला किया और पत्थरबाजी की, जो घोर निंदनीय है। घटना की जानकारी मिलते ही मैं वहां पहुंचा हूं। मैंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि हमारी सरकार इस प्रकार के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो सामाजिक ताना बाना को या जो एक धार्मिक सौहार्द है उसको कोई भंग करने का प्रयास करेगा, कोई बिहार को परेशान करने का प्रयास करेगा, जो कटिहार को या कटिहार के लोगों को परेशान करने का प्रयास करेगा, वो हमारी सरकार और हमारा प्रशासन उसे छोड़ेगा नहीं। बिहार में इस साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से शहर शहर मुहर्रम के जुलूस में पत्थरबाजी हुई है, जैसे लाठियां चली है, क्या वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है? क्या चुनाव से पहले दंगा ब्रिगेड एक्टिव हो गया है? क्या धर्म के नाम पर कोई खतरनाक खेल खेला जा रहा है? जुलूस 10वीं मुहर्रम का था, जिसमें सादगी से नोहा और मातम करना चाहिए, लेकिन उपद्रवियों के दिमाग में कुछ और चल रहा था। मुस्लिम बहुल अररिया में जब जुलूस निकला तो उपद्रवियों ने भयंकर तांडव मचाया। अररिया के फारबिसगंज में मुहर्रम का जुलूस जंग का मैदान बन गया। दो गुट आपस में भिड़ गए, फुल पत्थरबाजी हुई, एक दूसरे पर लाठियां भांजी गई। कटिहार की तरह अररिया भी सीमांचल में आता है। 2011 के सेंसस के मुताबिक अररिया में 12,07,000 मुस्लिम थे और हिंदुओं की संख्या 15,93,000 थी। वहीं 2024 में मुसलमानों की आबादी करीब 14,90,000 हो गई, जबकि हिंदुओं की संख्या करीब 19,67,000 के आसपास बताई जाती है। लेकिन कल फारबिसगंज में हिंदू और मुस्लिम आमने सामने नहीं थे, बल्कि मुस्लिम समुदाय के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि बवाल की शुरुआत मुहर्रम के जुलूस में लाठी खेलने के दौरान हुई और देखते ही देखते दो गुट एक दूसरे पर लाठी लेकर टूट पड़े। ये मुख्य जुलूस अभी निकलने से पहले की ये मामला है। मुख्य जुलूस जैसे निकली उसके पहले दो पक्ष आपस में ढेला ढपुर किए थे। दोनों पक्ष में ढेला बुली चली थी और उसके बाद जैसे हम लोगों को खबर मिला तुरंत दोनों पक्ष अभी ढेला या ईंट रोड़ी पत्थर बरसाया गया, ईंटा पत्थर चली थी। दोनों पक्ष अभी जिससे हम लोगों को खबर मिली है तुरंत पहुंचे, उसके बाद दोनों पक्ष अपने अपने भीतर कर दिया गया है। सवाल ये है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले मुहर्रम के जुलूस में जगह जगह बवाल संयोग है या प्रयोग? इलेक्शन से पहले कौन कर रहा माहौल खराब करने की कोशिश? भागलपुर में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। ये तस्वीरें भागलपुर के भवानीपुर इलाके की है। यहाँ बिलाल मस्जिद के पास जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। मारपीट में दोनों पक्षों से 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जुलूस के दौरान एक गुट आगे तथा दूसरा गुट प्रशासनिक टीम के पीछे शामिल हुआ। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद गहराया और देखते ही देखते मामला हाथापाई और पत्थरबाजी तक जा पहुंचा। भागलपुर में कई जगह बवाल हुआ। ताजिया जुलूस के दौरान भागलपुर के लोदीपुर इलाके में भी जमकर हिंसा हुई। लोदीपुर के अस्तु गांव में दोनों गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई और लाठी डंडे चले। कई लोगों के सिर फट गए, करीब 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए।
बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर भागलपुर, कटिहार, अररिया, दरभंगा, गोपालगंज और समस्तीपुर में जमकर बवाल हुआ। कहीं दो समुदाय आमने सामने थे तो कहीं मुस्लिम समाज के दो गुटों में खूनी झड़प हुई। दरभंगा से सटे समस्तीपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। मुहर्रम के जुलूस की आड़ में उपद्रवियों ने समस्तीपुर में जमकर हुड़दंग किया। रामनगर से निकला मुहर्रम का जुलूस जैसे ही मारवाड़ी बाजार पहुंचा, उसमें शामिल उपद्रवियों ने दुकानों पर अटैक कर दिया। उपद्रवियों ने मारवाड़ी बाजार में एक पूजा सामग्री की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। दुकानदारों का कहना है कि जिस वक्त जुलूस मारवाड़ी बाजार से गुजर रहा था, उस वक्त उन लोगों की दुकान का शटर गिरा दिया था। बावजूद इसके उपद्रवियों ने पूजा की सामान बेचने वाली दुकान को निशाना बनाया, तोड़फोड़ की। दुकान में जो पूजा का सामान रखा था उसे निकालकर सड़क पर फेंक दिया। दुकान में मौजूद दो युवकों के साथ उपद्रवियों ने मारपीट भी की। हालांकि पुलिस का कहना है कि दुकानदार और उपद्रवियों के बीच कोई पर्सनल मैटर था। सड़क पे एक भी नहीं रखा हुआ था, सब अंदर था। नाला के अंदर सारा सामान रखा हुआ था, वो जबरदस्ती निकाल के सारा फेंक दिए रोड पे। शटर पे खूब पीट पाट किए हैं, शीशा उसा भी तोड़फाड़ कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन को कॉल किया, जब सारा घटना घट गया उसके बाद पुलिस प्रशासन आई है। इतना 112 को बहुत बार कॉल किए, उसके बाद आई है सारा घटना घटने के बाद। मुस्तैद है, यहाँ इस रास्ते से जुलूस जा रहा था। ये जो दुकानदार है ये भी रामनगर के रहने वाले हैं और रामनगर के तरफ का ही जुलूस है। इन लोगों का कुछ व्यक्तिगत मामला है। जो एक दो लड़के असामाजिक थे, उन लोगों को ऑलरेडी चिन्हित किया गया है, वीडियोग्राफी हुई है। इसमें जो भी लीगल एक्शन होता है हम त्वरित रूप से कार्रवाई कर देंगे। पूरा जुलूस इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जुलूस में एक दो आदमी जो थे उनके द्वारा ये किया गया है। चूँकि ये लड़का जो दुकानदार है ये भी रामनगर के रहने वाले हैं। दूसरा है कि इनका कुछ सामान बाहर रखा हुआ था, वो क्षति हुआ है, उसका हम लोग आकलन कर करके इसको मुआवजा के रूप में मिलेगा। हंगामा और बवाल समस्तीपुर से लगे दरभंगा में भी हुआ। दरभंगा के लहरिया सराय इलाके में जुलूस के दौरान मोहम्मद रब्बानी नाम के एक लड़के ने दरोगा को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए भीड़ ने जमकर बवाल किया। मुहर्रम पर बिहार में भी जमकर हंगामा देखने को मिला, तो इधर योगी के उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ ऐसी ही पत्थरबाजी हुई, ईंट चले। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पत्थर चले तो रतलाम में जुलूस में शामिल लोगों ने हिंदू राष्ट्र का बैनर ही जला दिया। उज्जैन में भी जुलूस में शामिल लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। आखिर शहर शहर मुहर्रम के मौके पर बवाल का ये पैटर्न कैसे सेट हुआ? क्या सब कुछ प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया गया? समझिए इस रिपोर्ट से। रतलाम में जलाया हिंदू राष्ट्र का बैनर। लखीमपुर में घरों पर पत्थरबाजी। उज्जैन में पुलिस बैरिकेडिंग को। ये तीन तस्वीरें मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए उपद्रव की हैं। उपद्रवियों ने किस तरह हंगामा मचाया, तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से लेकर मध्य प्रदेश के रतलाम तक मुहर्रम जुलूस में बवाल देखने को मिला। उज्जैन में तो जुलूस में शामिल लोग पुलिस से ही उलझ गए। बैनर जलाए जाने की वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है। हिंदू संगठनों ने घटना को जानबूझकर की गई हरकत बताया। विरोध में आज हिंदुओं ने मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदर्शनकारियों ने सैलाना थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग। पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। उज्जैन में भी मुहर्रम के जुलूस में बेकाबू भीड़ ने हंगामा किया। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ ने प्रतिबंधित रास्ते में जाने की कोशिश की। तय रूट से अलग जाने पर जब पुलिस ने रोकना चाहा तो जुलूस में शामिल लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ लोग घोड़ा लेकर नो एंट्री वाले रास्ते की ओर जाने लगे थे।
हालात को कंट्रोल से बाहर जाते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने इस मामले में आयोजक समेत 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यदि कोई भी अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन ने, पुलिस ने कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह किसी भी तरह माहौल बिगाड़ने की कोई कोशिश ना करे। यदि इस तरह की घटनाएं होंगी तो कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के बड़ा गांव इलाके में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। मुहर्रम के जुलूस के दौरान घरों में पाउडर फेंका, घर वालों ने विरोध किया तो उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। लखीमपुर के बड़ा गांव इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान किस तरीके से उत्पात होता है, बवाल होता है, आगजनी होती है, मौके पर किस तरीके से पत्थरबाजी होती है, घर में मौजूद पत्थर और ईंटें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से जुलूस के दौरान यहां पर ईंट पत्थर चले हैं, किस तरीके से घरों में पाउडर फेंका गया है, जिसके बाद मौके पर बवाल हुआ है। तो चाहे जमीन की बात कर लें, यहां पर भी ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, पलंग है, इस पे भी देखिए इतने बड़े बड़े ईंट और पत्थर पड़े हुए हैं। अगर अंदाजा लगाइए किसी के सर पे लग जाए तो ये पत्थर से कितनी ज्यादा चोट लग सकती है। घर का छप्पर है, छप्पर के ऊपर भी देखिए ईंट और पत्थर पड़े हुए हैं। तो ये समझिए कि जो साजिश है सुनियोजित थी। लोग तय करके आए थे कि अगर आज यहाँ कुछ होता है तो बवाल होगा और उसके बाद जैसे ही लोगों ने साउंड धीमा करने की गुजारिश की, लोग भड़क गए और भड़कने के बाद उनकी तरफ से बाकायदा पाउडर फेंका गया और इस तरीके से ईंट पत्थर फेंके गए। कल रात हुई घटना के बाद जुलूस में शामिल युवकों ने पत्थरबाजी का वीडियो अपलोड किया। इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें किसी का डर न हो। ये केवट जी की किस तरीके से एकाएक बवाल बढ़ा और कैसे यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो गई? साहब ताजिया इधर से सभी कभी आते नहीं थे और हम लोगों को इतराज भी नहीं है, लेकिन साहब आते हैं तो आप इस साल आए तो यहाँ रोक के और यहाँ बहुत देर तक बजा, लेकिन हम लोगों को मना नहीं किया। लेकिन वहाँ जब वहाँ पंडित जी के यहाँ वहाँ बवाल हुआ, वहाँ से जब हम लोग आए तो वहाँ चल रहे थे, फिर वहाँ से इधर डालने लगे। तो इधर डालने लगे तो हम लोग साहब 1000-1500 के आदमी, लगभग करीब 1000-1500 आदमी थे। तो हम लोगों को कह रहे थे इतने लोग हो, भून देंगे, मार डालेंगे, जीने नहीं देंगे, कब तक सरकार रहेगी, यही साहब कह रहे थे, नारा लगा। जो फुटेज दिख रहा है उसमें तो वो बाकायदा पत्थर मार रहे हैं, उसको अपना स्टोरी में लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर। हाँ, ये इतना आप समझ लीजिए कितनी दबंगई है कि मतलब वो अपनी स्टोरी लगा रहे हैं, अपने पथराव का स्टोरी लगा रहे हैं। और जब वहाँ पे जमुना चाचा के घर पे ये पथराव हुआ। मुहर्रम त्याग और बलिदान का संदेश देता है, लेकिन जिस तरह से मुहर्रम के जुलूस में शहर शहर उपद्रव हुआ, वो सवाल पैदा करता है कि क्या ये संयोग है या फिर कोई सोची समझी साजिश है, कोई प्रयोग है। अब राजस्थान के सीकर और चुरू में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा हुआ। जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, एक दूसरे पर लाठियां चलाने लगे। ये क्यों हुआ, क्या हो रहा है राजस्थान में भी, देखें इस रिपोर्ट में। राजस्थान में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान कई जगह बवाल देखने को मिला। सीकर में जुलूस में शामिल लोगों ने जमकर उपद्रव किया। शहर के ईदगाह रोड पर उपद्रवियों ने हुड़दंग मचाया। जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। कुछ युवकों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया, भीड़ पर बाल्टियां फेंकी, जिसे जो हाथ लगा उसने उसी से हमला कर दिया। बाद में पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल किया। जुलूस के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा तलवारें और धारदार हथियार जब्त किए गए। सीकर में जहां बवाल हुआ, वहीं चुरू में मुहर्रम जुलूस देखकर लौट रहे नाबालिग की पीट कर हत्या कर दी गई। मारपीट का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें 10 से ज्यादा लोग नाबालिग से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। जब नाबालिग जुलूस देखकर घंटाघर के पास पहुंचा तो कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद भीड़ ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद नाबालिग अचेत हो गया। पिटाई के बाद जब आरोपी अचेत हो गया तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बिहार में केवल मुहर्रम जुलूस को लेकर ही बवाल नहीं मचा हुआ है। पटना के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका के मर्डर के बाद भी माहौल गरमाया हुआ है। खेमका के मर्डर के 3 दिन के बाद भी हत्यारों को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है और इसलिए वो बैकफुट पर है। आज नीतीश की पुलिस और सवालों के घेरे में तब आ गई जब पटना, मुजफ्फरपुर और नालंदा में मर्डर की वारदातों ने बिहार को झकझोर कर रख दिया।
में ताबड़तोड़ मर्डर, कहां है प्रशासन? पटना के बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। न खेमका को गोली मारने वालों की पहचान हो पाई है, न पुलिस हत्यारे तक पहुंच पाई है। अभी पुलिस केवल अंधेरे में तीर मार रही है, हाल उठा दिया है। तीनों वारदात कुछ ही घंटों के अंदर हुई है। तीनों जगह अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। खेमका मर्डर की तरह तीनों ही वारदात में पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले बिहार पुलिस गंभीर सवालों के घेरे में है। बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ है, ये फिर पटना में देखने को मिला। गोपाल खेमका के बाद पटना में हाई अलर्ट है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह चौकस है। एक एक अपराधी पर नजर रखी जा रही है। इसके बावजूद पटना के ही दानापुर इलाके में मर्डर हो गया। बाइक सवार अपराधियों ने दानापुर के पास खगौल में डीएवी स्कूल के पास एक स्कूल के संचालक अजीत कुमार को गोली मार दी। इसके बाद वो आराम से फरार हो गए। स्कूल के संचालक अजीत कुमार खगौल के लेखा नगर में पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। उनके बुजुर्ग पिता सुगना मोड़ स्थित अपार्टमेंट में रहते हैं। अजीत कुमार अपने पिता को खाना देने के बाद स्कूटी से लौट रहे थे, तभी डीएवी स्कूल के पास घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। गोली अजीत कुमार के सिर पर लगी और उन्होंने तुरंत दम तोड़ दिया। मर्डर की खबर पुलिस तक पहुंचते ही हड़कंप मच गया। नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं। यही नीतीश जी के राज में ऐसा कौन सा वर्ग है, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, पिटाया है कि नहीं पिटाया है, मार खाया कि नहीं खाया, गोली मारा गया कि नहीं मारा गया, आप हमको बता दीजिए। नालंदा में कल खगौल के बाहर हो गए भाई, दानापुर में, अरे सगुना मोड़ के बगल में। बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला। अपराधी मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर के राम राजी रोड इलाके में जूनियर इंजीनियर मोहम्मद मुमताज के घर में घुसे और उनकी हत्या कर दी। पत्नी और बेटे के सामने जूनियर इंजीनियर मोहम्मद मुमताज को चाकुओं से गोद डाला। पुलिस अपराधियों की पहचान न कर सके, इसीलिए वो जेई के घर में लगे सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को भी अपने साथ लेते गए। पुलिस जब जूनियर इंजीनियर मोहम्मद मुमताज के घर पहुंची तो उनके कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। बेड पर रुपए बिखरे पड़े थे, घर से कैश और ज्वेलरी गायब मिली। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, फिर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर मर्डर की जांच शुरू की। वहाँ पे मर्डर वेपन जो है चाकू से मारा गया है, तो वो वहाँ पे मिला है। एफएसएल टीम उसको नियमानुसार उसको सीज किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? ये गृह विधन का पैसे लग रहा है, और लेकिन पूरा जांच होने के बाद ही आपको स्पष्ट रूप से आपको बताया जाएगा। घर में कौन लोग थे? मृतक का पत्नी, उनका 3 बच्चे के साथ वो सो रही थी अलग दूसरा रूम पे। तो कुछ कॉज अभी तक पता चला? नहीं, खास मोटिव पता नहीं चला। प्रेमा फेसी तो यही लग रहा है कि क्योंकि यहाँ से कुछ सामान भी मिसिंग हो गया, तो लूट की गृह विधन का मामला ही प्रतीत हो रहा है। लेकिन जांच करने के बाद, पूरा एविडेंस मिलने के बाद स्पष्ट रूप से आपको प्रेस ब्रीफ मिलेगा। जांच में सर क्या गायब? अब तक की जांच में क्या गायब तो सामान ये ज्वेलरी वगैरह तो गायब हुआ है, और उससे ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे हैं। पत्नी जो है थोड़ा ट्रामा शॉक में है। बिहार में एक रात में अपराध की तीसरी वारदात नीतीश के गढ़ नालंदा में हुई। यहाँ दीपनगर थाना क्षेत्र के डुमरावा गांव में गोली चली और 19 साल की अन्नू कुमारी और 16 साल के हिमांशु कुमार की लाश बच गई। एक युवती और एक किशोर की हत्या के बाद कोहराम मच गया। चीख पुकार के बीच परिजन उन्हें बिहार शरीफ अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। 5-6 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और अन्य के विरुद्ध छापामारी जारी है। सर हुआ क्या था रात में? सर रात में तो ही विवाद हुआ था, बच्चा में विवाद को लेकर विवाद हुआ था, उसी में घटना घटी है। मौत कितने की हुई थी? 2 व्यक्ति की। सर अभी गांव में कैंप कर रहे हैं सर? अभी पुलिस गांव में कैंप कर रही है, छापामारी भी हो रही है, छापामारी चल रही है। आखिर नालंदा में इन दोनों की जान लेने वाले कौन हैं? इसका जवाब तुरंत सामने आ गया। बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बड़े भी इस विवाद में कूद पड़े, गोलियां चलाई, जिसकी चपेट में दोनों बच्चे आ गए। मृतकों में ओम प्रकाश पासवान की बेटी अन्नू कुमारी और संतोष पासवान के बेटे हिमांशु कुमार हैं।
नर्सिंग की तैयारी कर रही अन्नू कुछ सामान लेने घर से बाहर निकली थी तो हिमांशु गांव में हो रहे अखंड कीर्तन के दौरान व्रत पर था। शरबत के लिए चीनी लाने वो दुकान जा रहा था, तभी फायरिंग की चपेट में आ गया। नालंदा जिला का ये दीपनगर थाना क्षेत्र का ये डुमरामा गांव है। मैं बता दूं कि बीती रात यहाँ पे 2 हत्या हो गई है और हत्या का कारण लोग बताते हैं, जैसा कि यहाँ पे अखंड कीर्तन का पाठ चल रहा था। आइए हम दिखाएंगे, अपने सहयोगी से बोलेंगे कि ये अखंड कीर्तन देखिए, यहाँ पे ये अखंड कीर्तन का यहाँ पे पूजन चल रहा था यहाँ पे और उसी में विवाद हुआ। और विवाद में जैसा कि बता दे रहे हैं यहाँ पे कि लोग जो बताए हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जातीय संघर्ष के जैसा ही बात हुआ। एक पासवान जाति के हैं और दूसरा यहाँ पे कुशवाहा समाज के हैं और उनके द्वारा मतलब जब विवाद हुआ तो बच्चे में झगड़ा हुई और उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि वो गोली चलाने पर आतुर हो गए और 2 को गोली लग गई। एक को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था उसी समय मौत हो गई अस्पताल जाने के दौरान और एक का घटना स्थल पर ही हो गई। दोनों के सिर में गोली लगी है। डबल मर्डर के बाद गांव में तनाव है। कई थानों की पुलिस गांव में तैनात कर दी गई है। क्या कहना है आपको, क्या सरकार से क्या मांगेंगे, पर जिला प्रशासन से क्या बोलेंगे? जिला प्रशासन से मांगे कि पीड़िता के अधिक से अधिक मदद मिलना चाहिए और निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। अच्छा। अभी तक अरेस्टी में बहुत परेशानी हो रहा है कि अरेस्टी नहीं हुआ है। यहाँ जितने भी कुर्मी के गांव हैं वहाँ 50 गो वहाँ है, 100 गो वहाँ है, चारों तरफ घूम के मतलब नुकल है। प्रशासन अभी अस्थिर है और लग रहा है अस्थिर के कारण है कि मुहर्रम है तो पर्व त्योहार के चलते अस्थिर है। अरेस्टी अभी कम हो रहा है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि काफी थाने की पुलिस यहाँ पे आई हुई है। कैंप तो गिराए हुए हैं, थाने के पुलिस तो आए हुए हैं, लेकिन अरेस्टी अभी तक नहीं हो रहा है दोषी को। इतना आदमी मिल करके गोली चलाया, अभी तक अरेस्टी नहीं हुआ सर। चचेरा भाई है सर। अच्छा, चचेरा भाई हुआ। अखंड से निकला और 2 केला खाया और 5 गो रुपया मम्मी से मांगा और दुकान गया चीनी लावेला शरबत पियेंगे भैया और उसके बाद आ रहा था और ठोक दिया। पहले से कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं था। मने अखंड में थे, हम जानेंगे कि लड़ाई हो जाएगा और बाजा बज रहा था और आवाज पता नहीं लगा कि कौची गोली चल रहा कि क्या चल रहा। जिसको मारा गया न सर वो बेचारा बैठल था, जाके गोली उसको ठोक दिया है, उसको तो गोली ठोक दिया। वो तो लड़ाई में है था बच्चा, बेचारा दोनों की गोली ठोक। बिहार में ताबड़तोड़ हत्याओं का दौर ऐसे वक्त पर शुरू हुआ जब व्यापारी गोपाल खेमका का मर्डर कर दिया और वो भी पटना में हुआ, जहां से पुलिस थाना महज 500 मीटर की दूरी पर था। वहां पर यह हत्या हो गई। अब सरकार बैकफुट पर है कि एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। बिहार में खेमका मर्डर के बाद सियासी तूफान तो आया ही हुआ है और पटना पुलिस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है कि हत्यारे आखिर कब तक पकड़े जाएंगे। बिहार की पुलिस पहले से ही गोपाल खेमका मर्डर के बाद बैकफुट पर है। गोपाल खेमका मर्डर के 3 दिन हो चुके हैं। हत्यारे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। इसके बावजूद पुलिस ना तो अपराधियों को पकड़ पाई है, ना ही केस सुलझाने का कोई डेडलाइन दे पा रही है। मामला सियासी रूप से तूल पकड़ चुका है, लेकिन पटना पुलिस मर्डर मिस्ट्री की नई थ्योरी पेश कर रही है। अब पुलिस दावा कर रही है कि उसने गोपाल खेमका पर गोली चलाने वाले शूटर की पहचान कर ली है। सूत्रों के मुताबिक गोपाल खेमका पर विजय कुमार ने गोली चलाई थी। विजय कुमार पर पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में हत्या का केस दर्ज है। इस केस में वो पहले से फरार है। पुलिस ढूंढ रही है सुराग और बहुत हद तक हम लोग को लगता है कि अपराधी तक पहुंचने के कगार पर है। गोपाल खेमका जी की निशंक हत्या हुई। मुझे वो दिन भी याद है जब गुंजन खेमका जी की हत्या हुई थी। मैं 1 घंटे के बाद ही यहाँ पहुँचा था। मैं था नहीं, इसलिए मैंने आ नहीं सका था। ऐसे अपराधियों को चुन कर जो है, जो इतने निशंक अपराधी है, अगर उनको इनकाउंटर भी करना चाहिए तो ज़रूर जो है करना चाहिए। ऐसे अपराधी किसी हालत में भी बकसने योग्य नहीं है। बड़े व्यवसायी थे, क्या बिगाड़ा था इन्होंने किसी को? इनका पुत्र गुंजन खेमका, उनकी भी हत्या हुई थी। और एक परिवार में बेटे की हत्या, पिता की हत्या और उसी परिवार में उनके भाई और
एक भतीजे पर भी पहले हमला हो चुका है। तो एक परिवार के 4 लोग किसी के निशाने पर हैं और उसके बाद भी कुछ पुलिस पता नहीं कर पा रही है, तो ये हैरान करने वाली बात नहीं। सारे बिंदुओं पर सरकार विचार कर रही है, पुलिस भी लगी हुई है, एक एक बिंदुओं को खंगाला जा रहा है। आपने देखा जेल में भी रेड किया गया है, एक एक बिंदुओं को पुलिस देख रही है, उसको खंगाल रही है। किसी भी हालत में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस ने खेमका मर्डर सुलझाने के लिए एसआईटी बना दी है। पुलिस के मुताबिक इस मर्डर में 3 मेन किरदार हैं। एक है शूटर और उसके साथ 2 लाइनर। तीनों ने गोपाल खेमका की हत्या के पहले उनके आवास से करीब 500 मीटर दूर दलदली में एक चाय पी। इसके बाद शूटर गोपाल खेमका के आवास के पास पहुंच गया। एक लाइनर बांकीपुर क्लब पहुंचा, जबकि दूसरा लाइनर खेमका के घर से 500 मीटर दूर बिस्कोमान के आसपास मौजूद था। जैसे ही शूटर ने खेमका को गोली मारी, उसके बाद शूटर जेपी गोलंबर बिस्कोमान होते हुए जेपी गंगा पथ, फिर जेपी सेतु के रास्ते सोनपुर की तरफ भाग गया। मामले में पुलिस को कुछ सुराग जरूर मिले हैं, लेकिन हत्यारे तक पुलिस अभी पहुंच नहीं पाई है। पुलिस को ये जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले में शूटर के अलावा 2 लाइनर भी था और शूटर ठीक इस जगह पर छिपा हुआ था। घर के ठीक सामने जो गाड़ियां लगी हुई हैं, इनके बीच में छिपा हुआ था और सीसीटीवी में इस तरह की तस्वीरें भी नजर आई हैं। वो हेलमेट लगाकर था, छिप कर बैठा था और जैसे ही यहाँ पर इसी जगह पर गाड़ी आई, जो शूटर था वो बाहर निकला और उसने सिर में गोली मार दी। पुलिस को ये जानकारी मिली है कि शूटर यहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ 2 और लोग थे। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बाईं तरफ आपको बिस्कोमान भवन नज़र आ रहा है, वहाँ पर एक लाइनर खड़ा था और ठीक सामने की तरफ यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान के दूसरी तरफ बांकीपुर क्लब है, वहाँ एक लाइनर था और दाहिनी तरफ यहाँ दलदली इलाके में ये तीनों व्यक्ति एक चाय की दुकान पर मिले थे। एक शूटर, 2 लाइनर। चाय की दुकान पर उन लोगों ने चाय पी और उसके बाद एक लाइनर बांकीपुर क्लब चला गया, दूसरा लाइनर बिस्कोमान के पास चला गया और जो शूटर था वो यहाँ पर आकर छिप गया। बांकीपुर क्लब से जैसे ही गोपाल खेमका अपनी गाड़ी से निकले, लाइनर ने जानकारी दे दी शूटर को और शूटर जो यहाँ पर छिप कर बैठा था गाड़ियों के बीच में, वो सीधे यहाँ पर पहुँचा और ठीक इसी जगह पर जब वो हॉर्न बजा रहे थे, गार्ड गेट खोलने के लिए आ ही रहा था, ठीक उसी समय इसने यहाँ गोली मार दी। शूटर गोपाल खेमका की हत्या के बाद सोनपुर की तरफ भागे। उनका आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिला है, लेकिन पुलिस कोई चांस नहीं ले रही। इसीलिए पटना के बेऊर जेल समेत कई जेल में पुलिस ने रेड मारी है। पटना के बेऊर जेल में हर सेल की तलाशी ली गई, 100 से ज्यादा कैदियों से पूछताछ की गई। हाजीपुर, सोनपुर से लेकर छपरा में भी पुलिस ने रेड मारी है। इसके बावजूद पुलिस कुछ ठोस बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिहार पुलिस के डीजीपी मान रहे हैं कि यह केस काफी उलझा हुआ है। एकदम चुनौती ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी इसके प्रति काफी संवेदनशील है। इमीडिएटली सुबह में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे से बैठक हुई और उसमें उनके द्वारा भी दिशा निर्देश दिया गया। पूरी पुलिस लगी हुई है, जल्द ही हम लोग इसको। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले गोपाल खेमका मर्डर सियासी रंग ले चुका है। विपक्ष रोज रोज इस मर्डर केस के बहाने नीतीश सरकार को घेर रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार की तुलना क्राइम कैपिटल से हो रही है। ये सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक खेमका के कातिल पुलिस के शिकंजे में नहीं आएंगे। बिहार की पब्लिक तो अपराधियों के खौफ में है, लेकिन पहाड़ों की जनता तो इस वक्त पानी के खौफ में जीने को मजबूर है। जी हां, इस वक्त पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से आफत की बारिश आई है, अपने साथ बाढ़ लेकर आई है, वो स्थिति केवल पहाड़ में ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों यानी कि मध्य प्रदेश और गुजरात में भी दिखाई दे रही है। मॉनसूनी बादलों का डर लोगों को सता रहा है। हिमाचल में बादल मौत बनकर फट रहे हैं। लैंडस्लाइड के बीच लोगों की जिंदगी खतरे में आ रही है। उत्तराखंड में भी पहाड़ दरक रहे हैं और लगातार हो रही बारिश मैदानी इलाकों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। जुलाई के ज़लज़ले ने कैसे मचा रखी है तबाही, देखिए ऑल इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट।
मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, पहाड़ तू मैदान हाहाकार। सड़कें बह गई, उफनती नदियों का तांडव। सहमे लोग, घबराई जिंदगी। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई तक बादल फटने की 19 घटनाएं हुई। 23 बार बाढ़ और 19 बार लैंडस्लाइड हुई। राज्य में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और इससे हुए सड़क हादसों में अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में 269 सड़कें बंद हैं। 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही मंडी में हुई। मंडी के थुनाग इलाके में बाढ़ और मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी में भूचाल ला दिया है। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। लोगों के घर, दुकानें और सड़कें मलबे में तब्दील हो गए हैं। वाहन मलबे में दबे पड़े हैं। लोगों को पीने का पानी तक मयस्सर नहीं हो पा रहा है। थुनाग के 81 पंचायतों पर इसका असर पड़ा है। प्रशासन की टीम के साथ सेना और एनडीआरएफ दूसरी एजेंसियों की मदद से राहत और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। मंडी जिले में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है, जिसके चलते 14 लोगों की मौत हो गई और लापता हुए 31 लोगों की तलाश जारी है। नाचन और सराज विधानसभा क्षेत्र के गोहर और थुनाग पंचायत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मंडी में पानी का प्रकोप अपने चरम पर है। नदी नालों के पानी की रफ्तार से आसपास के लोग थर थर कांप रहे हैं। मंडी के जंजैली इलाके में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर लोगों की मदद के लिए पहुंचा। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सेना ने राहत सामग्री और दूसरी जरूरत की सामग्री बांटी, क्योंकि बाढ़ में फंसे लोगों को खाने तक के भी लाले पड़ गए हैं, जिन तक मदद पहुंचाई जा रही है।